मैं अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ रोज रोज के नए तमाशे से। बस अब बहुत हो गया। आखिर इंसान कितना सहे, सहने की भी कोई सीमा होती है। रोज रोज एक ही बात, न मन का खा सकते हैं और ना ही पहन सकते हैं। हर वक्त रोक टोक। दोपहर का वक्त था और आदत के अनुसार काम निपटाकर मंजू पलंग पर पसर गई। कमर सीधी करते करते ही बड़ी बहन सरोज को फ़ोन लगाया और फिर दोनों बहनें शुरू हो गईं। अरे मंजू, तू क्यों सहन करती है सास की मनमानियाँ? नितिन से क्यों नहीं कहती? मैं तो रोज़ तेरे जीजू से कोई बात नहीं छिपाती। हर रात सोने से पहले उनकी माँ का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती हूँ। जब तक वे मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, हाथ भी नहीं लगाने देती। सरोज ने अपने अनुभव बांटे। दीदी, नितिन तो बिल्कुल अलग है। अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनते, उल्टे मुझे ही एडजस्ट करने की नसीहत देने लगते हैं। सच दीदी, ससुराल के मामले में तू बहुत खुशहाल निकली। जीजा जी तुम्हारी उंगलियों पर नाचते हैं। पता नहीं मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। मंजू ने एक गहरी सांस भरी। वह तो है। अच्छा चल रखती हूँ। तेरे जीजू का 2 बार फ़ोन आ चुका है। मेरे बिना चैन नहीं उन्हें भी। सरोज इतराई। चल ठीक है, थोड़ी देर में सास की चाय का समय हो जाएगा। मुझे तो 2 घड़ी चैन की नींद भी नहीं मिलती। अपने को कोसते हुए मंजू ने फ़ोन काट दिया और फिर एसी की कूलिंग थोड़ी और बढ़ाकर चादर ओढ़कर सो गई। मंजू की नितिन से शादी को मात्र 3 बरस हुए हैं। नितिन एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर है। सैलरी अच्छी है। माँ पापा के साथ रहने से मकान का किराया, पानी, बिजली, राशन आदि का कोई खर्चा उसे जेब से नहीं देना पड़ता। जो भी पैसा खर्च होता है वह स्वयं और मंजू के निजी शौकों और ज़रूरतों पर ही होता है। शादी से पहले मंजू ने सपनों सी जिंदगी की कल्पना की थी, जिसमें सिर्फ पति के साथ मौज मस्ती ही थी। उसके सपनों की दुनिया में सास ससुर नामक खलनायक नहीं थे। कितने अरमानों के साथ मंजू ने ससुराल की दहरी लांघी थी। लेकिन जब पता चला कि जनाब नितिन को अकेले रहकर शादीशुदा जिंदगी के मज़े लेने का कोई शौक़ नहीं है, तो वह बुझ सी गई। जब तक अपनी माँ के सामने अपना दुखड़ा रोकर मन हल्का करने की कोशिश करती, लेकिन माँ ने कभी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और ना ही कभी अलग गृहस्थी बसाने के उसके सपनों को पोषित किया। ससुराल गेंदे के फूल सा होता है, कोई पंखुड़ी छोटी तो कोई बड़ी, लेकिन जब सब मिलकर आपस में गुंज जाती हैं तो फूल की छवि देखने लायक होती है। माँ उसे हमेशा समझाती थी, लेकिन मंजू के कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी। इसलिए वह आजकल माँ से बस नपी तुली बात ही करती है। हाँ, लेकिन बड़ी बहन से बिना झिझक बात करती है और उससे ससुराल से अलग घर लेकर रहने से संबंधित सलाह भी मांगती रहती है। यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक था, लेकिन आग में घी डालने का काम किया सामने वाले घर में किराए पर रहने आए दंपति सौरभ और पूजा थे। सौरभ भी नितिन की तरह एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता है, लेकिन पूजा का ठसका तो देखो। कभी जीन्स, कभी शॉर्ट्स, तो कभी कोई और दिल जलाने वाली वेस्टर्न पोशाक। मंजू देखती तो कलेजे पर सांप लौट जाता। ऊपर से स्टाइलिश हेयर कट और मेकअप से पुता चेहरा मंजू के दिलो दिमाग में हलचल मचाए रहता। क्या ज़िंदगी है! इसे कहते हैं ज़िंदगी के असली मज़े लूटना। मैंने पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे, तभी तो ये बेड़ियाँ मेरे पाँव में डल गईं। मंजू सोच सोच कर दुबली होने लगी। पेट में पचने वाली तो बात थी नहीं। बहन को नमक मिर्च लगाकर बताया, अरे तो बावल कुआं तेरे पास है, तो है कि प्यासी घूम रही है। पूजा से दोस्ती गांठ और ले ली शाही ज़िंदगी जीने के। सरोज ने हाथों हाथ सलाह दे डाली। बस फिर क्या था, मंजू पूजा से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगी। पूजा तो खुद जैसे उसी की पहल का इंतज़ार कर रही थी। हाई से शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे अतरंग होने लगी और जल्द ही दोनों घी खिचड़ी सी घुल मिल गई। कभी पूजा मंजू के पास तो कभी मंजू पूजा के साथ। देखो मंजू, पति नामक जीव को अपने इशारों पर नचाना हो तो लटके झटके दिखाने ही होंगे। तुम सारा दिन सूट साड़ी में लिपटी रहती हो। बेचारे नितिन का भी तो मन करता होगा ना, मॉडल सी सजी धजी देखने का। कभी कुछ बोल्ड पहनो, नया ट्राई करो, फिर देखो कैसे नितिन तुम पर लट्टू हुआ जाता है। पूजा ने भी वही सलाह दे डाली जो सरोज दिया करती है। क्या खाक पहनूं? नितिन से पहले तो उसके माँ पापा देखेंगे, फिर जो कोहराम मचेगा उसका पूरा मोहल्ला फ्री में मचा लेगा। मंजू ने मुंह बनाया। फिर तो मंजू एक ही उपाय है, कोप भवन। जैसे केकई ने दशरथ से अपनी शर्त मनवाई थी।
वैसे ही तुम भी कोई नाजुक सा मौका तलाश करो। पहले ढील दो और फिर खींच लो डोरी। पतंग ना कटे तो मेरा नाम बदल देना। पूजा ने मंथरा की भूमिका निभाई। मंजू मौका तलाशने लगी। समय शायद इस बार मंजू के पक्ष में ही चल रहा था। अगले ही महीने मंजू ने खुशखबरी दी कि घर में तीसरी पीढ़ी का आगमन होने वाला है। सास ने बलाए ली, भारी काम करने से मना किया। ससुर हर समय चहकने लगे और नितिन के तो मिजाज ही निराले लग रहे थे। पत्नी पर बादलों सा उमड़ घुमड़ कर प्यार आने लगा। दोस्तों में उठना बैठना कम हो गया। खिलौने से कमरे में जगह कम पड़ने लगी। मनुहार कर कर के खिलाने पिलाने लगा। मंजू के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। इस हंसी खुशी के बीच कहीं ना कहीं साजिश के बीच भी अंकुरन की जगह तलाश रहे थे। 8 महीने पूरे हुए। मंजू की गोद भराई की रस्म के बाद अब कल उसे अपने मायके जाना है। पूरी रात नितिन की हिदायतों का लेक्चर जारी था। यह करना, यह मत करना, ऐसे बैठना, ऐसे सोना। नितिन बोले जा रहा था, मंजू सुनने का दिखावा करती लेटी थी। दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। गर्भ का समय पूरा हुआ और मंजू ने एक नन्हे फरिश्ते को जन्म दिया। दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ाई। टोकरी भर भर कर मिठाई और बधाइयों का आदान प्रदान हो रहा था। पोते को देखने के लिए दादा दादी सिर के बल चले आए। नितिन के पांव भी कहाँ रुकने वाले थे। बिना किसी की परवाह किए सीधे मंजू के पास पहुंचा। बेसब्रा कहीं का, कहकर माँ मुस्कुराई, लेकिन देखा जाए तो खुद उन्हें भी कहाँ सब्र था। खैर, नितिन ने जैसे ही अपने बेटे को अंक में भरने की चेष्टा की, मंजू ने उसे अपने कलेजे से लगा लिया। नितिन ने अपनी प्रश्नवाचक दृष्टि उस पर गड़ा दी। इतनी आसानी से नहीं नितिन जी, पहले एक प्रॉमिस करना होगा। मंजू इठलाई। इस अनमोल रतन के बदले जो चाहे मांग ले रानी। नितिन भी नौटंकी करने में कहाँ कम था। झूठ बोले कौवा काटे। देखो, सच्चे मर्द हो तो झूठे वादे मत करना। मंजू ने उसके पौरुष को ललकारा। प्राण जाए पर वचन ना जाए। नितिन ने भी चुनौती स्वीकार कर ली और इसके साथ ही मंजू ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए नन्हा फरिश्ता पिता की गोद में डाल दिया। नितिन तो उसे छूते ही निहाल हो गया। कभी उसका गाल अपने गाल से सटाता, कभी उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाता। मोकेम्बो खुश हुआ। कहो, क्या मांगती हो? नितिन ने बच्चे के चेहरे को निहारते हुए पूछा। एक अलग दुनिया जिसमें सिर्फ हम तीनों ही हों, मंजू ने सपाट स्वर में कहा। नितिन के हाथ पांव कांप गए। क्षण भर में ही दशरथ और पुत्र वनवास का सा एहसास हो गया। बच्चे पर पकड़ ढीली पड़ने ही वाली थी कि माँ ने आकर संभाल लिया। शायद उन्होंने मंजू की बात सुन भी ली थी। नितिन आंखें चुराता हुआ बाहर निकल गया। लुटे मुसाफिर की तरह तीनों गए। बच्चे के जन्म की खुशी फीकी पड़ गई। महीना भर होने को आया। पति पत्नी के बीच बातचीत में ठंडापन आ गया। न रूठना, न मनाना, न सिकवा, न शिकायत, सब कुछ मशीनी। माँ अलग परेशान, नितिन अलग परेशान। कहीं किसी मध्य मार्ग की गुंजाइश ही नजर नहीं आ रही थी। नितिन की ससुराल से बच्चे के नामकरण का न्योता आया। सब गए थे, लेकिन बूझे बूझे से नाम रखा गया हर्ष। बहू, नितिन ने ट्रांसफ़र ले लिया है। बच्चे को लेकर अब तुम्हें वही उसके साथ जाना है। रवानगी से पहले सास के मुंह से झड़ते अमृत वचनों पर सहसा मंजू को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने पति की तरफ देखा जो मुंह लटकाए खड़ा था। अभी तो उदास हो रहे हो सैया जी। जब खुली हवा में पंख पसारोगे तब पता चलेगा कि आसमान कितना विशाल है। मंजू ने पति की तरफ भरोसा दिलाने की गरज से देखा। 3 महीने के हर्ष को लेकर मंजू ने अपने सपनों की दुनिया में पहला पांव रखा। नहीं नहीं, यह जमीन नहीं थी, यह तो आसमान था। मंजू की ख्वाहिशों को पंख उगाए थे। हम दो हमारा एक, कल्पना करती मंजू खुशी से दोहरी हुई जा रही थी। उसने पर्स एक तरफ पटका, हर्ष को पालने में लिटाया और पूरे घर में घूम घूम कर स्वीट होम वाली फीलिंग लेने लगी। एक तरह से देखा जाए तो यह मेरा पहला गृह प्रवेश ही है। क्यों ना आज कुछ खास बनाया जाए। अपनी जीत की खुशी मनाते हुए मंजू ने रसोई का रुख किया। सामान खंगाला तो कुछ विशेष हाथ नहीं लगा। सूजी का हलवा बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाई ही थी कि हर्ष रोने लगा। नितिन बाथरूम में था। मंजू बच्ची को देखने की जल्दी में रसोई से बाहर लपकी तो गैस बंद करना भूल गई और जब वापस आई तो रसोई की हालत देखकर
सिर पीट लिया। कढ़ाई की घी ने आग पकड़ ली थी। वह तो नितिन ने तुरंत सिलेंडर बंद करके कढ़ाई परे फेंक दी, वरना कुछ भी अनर्थ हो सकता था। खैर, किसी तरह कच्चा पक्का पकाकर नितिन को ऑफिस रवाना किया। दोपहर के 2 बजने को आए, लेकिन अभी तक मंजू को नहाने तक का समय नहीं मिला। जैसे ही हर्ष की आंख लगती और मंजू बाथरूम की तरफ जाने को होती, पता नहीं कैसे शैतान को पता चल जाता और वह फिर कुनमुनाने लगता। वहाँ तो कोई ना कोई होता इसे देखने के लिए। मंजू के जहन में पूजा की छवि घूम गई। गुलाब चाहिए तो कांटे भी स्वीकार करने होंगे मंजू रानी। मंजू ने अपने निर्णय को जस्टिफाई किया। इतनी जल्दी वह पराजय स्वीकार कैसे कर लेती? फिर उसने एक जुगाड़ लगाया। हर्ष का पालना बाथरूम के दरवाजे से सटाकर रख दिया और आनन फानन 2 मग शरीर पर डालकर नहाने की औपचारिकता पूरी की। फटाफट गाउन पहना और 2-4 कौर निगले। तब तक हर्ष महाराज फिर से कुलबुलाने लगे। मंजू उसे लेकर बिस्तर पर लेट गई। दिन की पहली सीढ़ी ही पार हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शाम को नितिन लौटा तो मंजू तुड़े मुड़े गाउन में अलसाई सी बैठी थी। हर्ष अभी भी उसकी गोद में ही था। बच्चे को नितिन के हाथों में थमाकर चाय बना लाई और पीते पीते दिन भर का दुखड़ा रो दिया। नितिन ने उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। माँ का चमचा। मंजू ने मुंह सिकोड़ा। सुनो, आज खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। वैसे भी पिज्ज़ा खाए बहुत दिन हो गए। मंजू ने चिरौरी की तो नितिन चलने के लिए तैयार हो गया। मंजू एक हाथ से नितिन की कमर पकड़ी और दूसरे हाथ से हर्ष को संभाले बाइक पर उड़ी जा रही थी। नितिन के शरीर से उठती परफ्यूम और पसीने की मिली जुली गंध ने उसे दीवाना बना दिया था। हालांकि नितिन अभी भी चुप सा ही था। मंजू चाहती थी कि कुछ देर यूं ही हवा में अटखेलियाँ खेलती रहें, लेकिन तभी नितिन ने पिज़्ज़ा हट के सामने जाकर बाइक रोक दी। महीनों बाद दिलबर के साथ आउटिंग थी। मंजू ने जी भर कर ऑनियन, कैप्सिकम, टमाटो पिज़्ज़ा पे डबल चीज़ खाए, साथ में फ्रेंच फ्राइज़ और गार्लिक ब्रेड भी। हर्ष थोड़ी देर खुश रहा, फिर परेशान करने लगा तो मंजू ने फीड करवा दिया। घर पहुंचते ही मंजू ने खुद को बिस्तर के हवाले कर दिया। दिन भर की थकी हारी तुरंत ही नींद के आगोश में चली गई। नितिन इंतज़ार करता रह गया। अभी नींद आंखों में पूरी तरह से घुली भी नहीं थी कि हर्ष बाबू ने रंग बदलने शुरू कर दिए। आधे आधे घंटे के अंतराल पर 4 बार कपड़े गंदे कर दिए। पौतड़े बदलते बदलते मंजू का रोना छूट गया। नितिन ने उसे दवा दे दी, लेकिन दवा भी तो असर करते करते ही करती है। खैर, किसी तरह रात बीती तो हर्ष की आंख लगी। मंजू ने भी पलकें झपक ली। आँख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। नितिन ऑफिस जाने के लिए लगभग तैयार था। सुनो, तुम आज खाना बाहर से ही मंगवा लेना। मंजू अपराध बोध से घिर गई। आगे आगे देखिए होता है क्या। रात की घटना से बौखलाया नितिन बुदबुदाया। पति के ऑफिस जाते ही मंजू ने सरोज को फ़ोन लगाया और रात का किस्सा कह सुनाया। यह तो मज़े की सज़ा है रानी जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। बहन ने उसे छेड़ा तो मंजू कुड़कर रह गई। हो सकता है कल तुमने जो पिज्ज़ा खाया वह बच्चे को हजम नहीं हुआ और वह रात भर परेशान रहा। अब तक पूजा भी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके साथ बातचीत में शामिल हो चुकी थी। यह एक और नई मुसीबत की मन का खाओ भी नहीं। मंजू ने हर्ष की तरफ देखा। तू एक काम करना, हर्ष को बोतल से दूध पिलाना शुरू कर दे। सरोज ने फिर सलाह दे डाली, लेकिन डॉक्टर तो कहते हैं कि कम से कम 6 महीने तक बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए। मंजू ने शंका जाहिर की। अरे अज्ञानी की औलाद, जिन बच्चों की माँ उनके पैदा होते ही चल बसती हैं, वे भी तो किसी तरह से पलते होंगे ना। पूजा का यह भद्दा मजाक मंजू को जरा भी रास नहीं आया, लेकिन हर्ष को ऊपर का दूध पिलाने वाली बात जरूर उसके दिमाग में फिट बैठ गई। दूसरे दिन नितिन के ऑफिस जाते ही मंजू फीडिंग बोतल खरीद लाई और मिशन दूध पिलाओ में जुट गई। मंजू ने जैसे तैसे करके 2 घूंट बच्चे के गले में उड़ेले और सफलता पर अपनी पीठ थपथपाने लगी। लेकिन यह क्या, थोड़ी ही देर में हर्ष ने उल्टी कर दी। वह तो खुद तो उल्टी में लिपटा ही तकिया सहित बेड की चद्दर भी खराब कर दी। रोने लगा, वह अलग मुसीबत। फिर भूख लगाई लगता है, सोचकर मंजू ने फिर से बोतल उसके मुंह से लगा दी। बच्चे को दूध हजम नहीं हुआ और 2-3 घंटे बाद ही उसने दस्त करने शुरू कर दिए। लगता है मुसीबतों ने मेरे ही घर का रास्ता देख लिया है। परेशान सी मंजू भुनभुना रही थी।
लेकिन शाम होते होते फिर से सज धज कर अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयार हो गई। हर्ष को भी डायपर पहना दिया। नितिन के ऑफिस से आते ही तीनों फिर चल पड़े हवाखोरी करने। हर्ष को बोतल का दूध अब भी हजम नहीं होता था, लेकिन मंजू ने हार नहीं मानी। हिचकौले खाती गाड़ी चल रही थी। एक तरफ आज़ादी की खुली हवा थी तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी की बेड़ियां भी थी। कभी मंजू पंख पसार कर खुश होती तो अगले ही पल पंख सिकुड़ भी जाते। इसी तरह धूप छांव से दिन निकल रहे थे, लेकिन चैन के दिनों से कहीं लंबी बेचैनियों की रातें होने लगी थीं। 2 महीने हो गए, सास ने एक बार भी आकर पोते को नहीं संभाला, बस फ़ोन पर ही हालचाल पूछ लेती थी। जैसे जैसे हर्ष बड़ा हो रहा था, मंजू के लिए अकेले बच्चे को संभालना दुभर होने लगा। कभी वह रात भर रोता, कभी दूध नहीं पीता, कभी घड़ी घड़ी डायपर खराब करता, तो कभी कुछ और परेशानी खड़ी कर देता। इन दिनों तो ना कहीं आना ना जाना, ना पूजा से फ़ोन, ना सरोज से चैटिंग, ना कोई सोशल मीडिया पर सक्रियता। ब्यूटी पार्लर की सीट पर बैठे महीनों हो गए। दिन भर हर्ष और उसके पोतड़े। उनिंदी सी मंजू हर समय नींद के अवसर तलाशने लगी थी। अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतें पूरी न होने से नितिन भी उससे उखड़ा उखड़ा रहने लगा। खुले आसमान में उड़ने के सपने देखने वाली मंजू अपनी ही इच्छाओं के घेरे में कैद सी होकर रह गई। आजकल हर्ष कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा हो गया है। सारा दिन रिरियाता रहता है। अकेला छोड़ो तो कुछ भी उठाकर मुंह में डाल लेता है। 2 दिन से तो लूज मोशन इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ड्रिप चढ़वाने तक की नौबत आ गई। घबराई सी मंजू उसे पास के डॉक्टर को दिखाने ले गई। बच्चे के दांत निकल रहे हैं। ऐसे में मसूड़ों में खुजली होने के कारण बच्चों की हर समय कुछ न कुछ चबाने की इच्छा होती है, इसलिए वे कुछ भी मुंह में डालते रहते हैं। इसी से पेट में इन्फेक्शन हो गया है। आप बच्चे को खिलौने से उलझाए रखें। कोशिश करें कि बच्चा अकेला न रहे। डॉक्टर ने उसे कारण बताकर समझाया। हर बार बस मैं ही बुरी कहलाती हूँ। अब साथी कहाँ से लाऊं? बच्चे को अकेले रखने का फैसला भी तो मेरा अपना ही सोच था। मंजूर वासी हो आई। आज उसे सास की बहुत याद आ रही थी, लेकिन मनमर्जी से जीने की ऐंठ भी अभी कम नहीं हुई थी। 8 महीने का हर्ष अब घुटनों के बल चलने लगा था। सोकर उठने के बाद चलना शुरू होता तो फिर चींटी की तरह रुकने का नाम ही नहीं लेता था। घर का वह हर सामान जो उसकी पहुंच में आ जाता, बस उठाया और धम से नीचे। कभी ड्रेसिंग टेबल उसकी जद में होती तो कभी रसोई के बर्तन, कभी कभी नितिन के ज़रूरी कागजात भी उसके हाथों जन्नत पा जाते। मंजू उसके पीछे पीछे भागती थक जाती, लेकिन हर्ष सामान गिराता नहीं थकता। क्या करे मंजू, किससे शिकायत करने की स्थिति में नहीं थी। फिर एक दिन मंजू दोपहर में हर्ष के साथ लेटी थी। गृहस्थी की बोझ से उकताई हुई मंजू जल्द ही खराटे भरने लगी। हर्ष की नींद कब खुली उसे पता ही नहीं चला। पलंग से नीचे उतरने की कवायद में हर्ष औंधे मुंह गिर पड़ा। गिरने के साथ ही पलंग का कोना उसके माथे में लगा और खून निकलने लगा। बच्चे की चीख के साथ मंजू की नींद खुली। बच्चे को खून से लथपथ देखकर मंजू के हाथ पांव फूल गए। तुरंत नितिन को फ़ोन लगाया और खुद हर्ष को लेकर डॉक्टर के पास भागी। सिर में गहरी चोट आई है, 4 टाँके लगे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस उम्र में बच्चे अधिक चंचल होते हैं, उन्हें हर समय निगरानी में रखना चाहिए। जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टर के कहने के साथ ही मंजू की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमसे नहीं पलेगा हर्ष, माँ को फ़ोन लगाओ। नितिन उस पर लगभग चिल्ला ही उठता, पर हॉस्पिटल के शिष्टाचार के नाते उसे अपनी ज़बान पर साइलेंसर लगाना पड़ा। बच्चे की इस हालत के लिए वह मंजू को ही कसूरवार मान रहा था। मंजू ने मोबाइल निकाला और सास का नंबर डायल किया। यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं बाहर जाकर ट्राई करती हूँ। मंजू को उसके ईगो ने बहाने बनाने खूब सिखा दिए थे। हेलो, सुन पूजा, यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लगता है अब नितिन अपने माँ पापा को बुलाए बिना नहीं मानेगा। बताना क्या करूँ, कैसे उन्हें आने से रोकूँ। मंजू ने पूजा को फ़ोन लगाया और आज के घटनाक्रम का ब्यौरा देने लगी। अरे यार, मैं अपनी ससुराल आई हुई हूँ, अभी बात नहीं कर सकते। तू सरोज से बात करना। पूजा ने उसे बात पूरी करने से पहले ही टोक दिया। तुम और ससुराल? तुम्हें तो सास ससुर के साथ रहना भी नहीं सुहाया, फिर अचानक तुम्हारा यह फैसला। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब चौंकने की बारी मंजू की थी। हाँ यार, अब मैं भी तुम्हारी ही श्रेणी में आने वाली हूँ ना। तुम्हारी हालत देख देख कर मुझे समझ आ गया कि कुछ दिन का हनीमून पीरियड तो ठीक है,
लेकिन हमेशा के लिए परिवार से दूर रहने में कोई समझदारी नहीं है, खासकर तब जब निकट भविष्य में उनकी ज़रूरत पड़ने वाली हो। कहने के अंदाज से ही पूजा का स्वार्थ टपक रहा था। मंजू को लगा मानो जिस डाली का वह सहारा लिए बैठी थी उस पर किसी ने कुल्हाड़ी चला दी। अब तक नितिन अपने माँ पापा को फ़ोन कर चुका था। शाम होते होते दादा दादी अपने पोते के पास थे। हर्ष को भी अब तक सिर्फ अपने माँ पापा के पास रहने का ही अभ्यास था, इसलिए अजनबी चेहरों को देखते ही वह मंजू की गोद में दुबक गया। लेकिन खून आखिर अपनी तरफ खींचता ही है। थोड़ी ही देर में हर्ष दादा दादी से घुल मिल गया। रात को भी उन्हीं के साथ सोया। पोते के आगे पीछे भागते भागते दादा दादी के घुटनों का दर्द ना जाने कहाँ गायब हो गया। दूध ब्रेड के सहारे दिन निकालने वाले घर की रसोई दोनों समय पकवानों की खुशबू से महकने लगी। दादी की कोशिशों से हर्ष ने फीडिंग बोतल छोड़कर गिलास से दूध पीना सीख लिया। दादा की उंगली थाम कर डगमग डगमग पग भी भरने लगा था। मंजू, इस तरह तो तुम हम सबको खिला खिला कर तोंदू बना दोगी, एक शाम नितिन ने रीछ कर कहा तो मंजू निहाल हो गई। तस्वीर के इस दूसरे रुख से मैं अब तक अनजान ही रही। उफ, कितनी बड़ी नासमझ थी। सोच मंजू आत्मगलानी से भर जाती। बच्चों के साथ 10 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब हमें लौटना चाहिए। एक दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर ससुर जी ने कहा तो मंजू हैरत से अपनी सास की तरफ देखने लगी। हाँ, हर्ष के साथ मेरा तो जैसे बचपन ही लौट आया था, लेकिन फिर भी बच्चों को उनकी ज़िंदगी उनके तरीके से जीने देने चाहिए। ये उनके खेलने खाने के दिन हैं। उम्र का यह दौर लौटकर थोड़ी आता है। सास ने चाय पीकर कप नीचे रखते हुए पति की हाँ में हाँ मिलाई। लौटना तो है ही, लेकिन आप अकेले नहीं जाएंगे, हम सब साथ चलेंगे। मैंने अपना ट्रांसफ़र फिर अपने होम टाउन करवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। तब तक आप लोग यही रहेंगे अपने परिवार के साथ। नितिन ने एक रहस्यमयी मुस्कान उछाली तो मंजू ने भी उसका साथ दिया। बड़े सयाने सही कहते हैं कि बिस्तर चाहे कितना भी आरामदायक क्यों ना हो, पूरी रात एक करवट नहीं सोया जा सकता। दादी पहले अपने मूल और फिर सूद की तरफ देखकर मुस्कुराई। हाँ, सुबह के उड़े हुए पंछी शाम को घर लौटते ही हैं। यह अलग बात है कि कभी कभी रात भी हो जाती है, लेकिन लौटते तो अंततः घोंसले में ही है ना। दादा भी मुस्कुरा दिए। हर्ष अपने पापा की उंगली थामे दादा की बगल में खड़ा था। सुबह, दोपहर और शाम तीनों अब मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।